आज अर्थशास्त्र में हम पाठ 2 के अंतर्गत मांग की लोच के महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। मांग की लोच की धारणा का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे आर्थिक विकास की अनेक समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है। मांग की लोच के महत्व को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला, मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में महत्व। प्रत्येक उत्पादक को अपनी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय मांग की लोच के विचार को ध्यान में रखना पड़ता है। यदि वस्तु की मांग बेलोचदार है तो वस्तु की कीमत अधिक रखी जाती है। इसके विपरीत लोचदार मांग की स्थिति में वस्तु की कीमत कम रखी जाती है, क्योंकि ऊंची कीमत पर वस्तु की मांग कम हो जाएगी। दूसरा है वितरण के सिद्धांत में महत्व। उत्पादक विभिन्न उत्पत्ति के साधनों का पुरस्कार निर्धारित करते समय भी मांग की लोच के विचार को ध्यान में रखता है। जिन साधनों की मांग उसके लिए बेलोचदार होती है उनको वह अधिक पुरस्कार देता है। इसके विपरीत जिन साधनों की मांग लोचदार होती है उनको कम पुरस्कार देता है। तीसरा है सरकार के लिए महत्व। सरकार की दृष्टिकोण से भी मांग की लोच की धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार के लिए अवधारणा का महत्व निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, कर नीति निर्धारण में सहायक। मांग की लोच की धारणा सरकार की कर नीति के निर्धारण में सहायक सिद्ध होती है। जब वित्त मंत्री बजट के नए कर के प्रस्तावों पर विचार करते हैं तो उन्हें यह ध्यान में रखना पड़ता है कि ऐसी वस्तुओं पर कम कर लगाया जाए जिनकी मांग अधिक लोचदार है और ऐसी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाए जिनकी मांग बेलोचदार है, जैसे अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु। दूसरा है कर के भार का अध्ययन करने में सहायक। कर लगाते समय सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण समस्या कर भार की होती है। प्रत्येक देश की सरकार का यह प्रयास होता है कि कर इस प्रकार से लगाए जाए कि उनका भार न्यायपूर्ण हो। इसके लिए सरकार को मांग की लोच के विचार की सहायता लेनी पड़ती है। यदि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है तो उत्पादक कर के भार का अधिकांश भाग उपभोक्ताओं पर डाल देंगे। यदि इसके विपरीत किसी वस्तु की मांग अधिक लोचदार है तो उत्पादक के कर के भार को इस प्रकार हस्तांतरित नहीं कर पाएंगे और उन्हें यह भार स्वयं ही वहन करना पड़ेगा। तीसरा है आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। मांग एवं मांग की लोच का पूर्ण ज्ञान आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक होता है। व्यापारिक उच्चावचनों अर्थात उतार चढ़ाव पर मांग एवं मांग की लोच का पूर्ण ज्ञान आर्थिक नीति के निर्माण में सहायक होता है। व्यापारिक उच्चावचनों पर नियंत्रण करने के लिए मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए तथा आर्थिक गतिविधियों में वांछित परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार को इस संबंध में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी हो। चौथा है सार्वजनिक सेवाओं को निर्धारित करने में सहायक। मांग की लोच की धारणा सरकार को यह निर्णय लेने में भी सहायता करती है कि किन किन उद्योगों को सार्वजनिक सेवाओं का उद्योग घोषित किया जाए ताकि उनका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया जाए। इस संबंध में यह वांछनीय है कि जिन उद्योगों के उत्पादों की मांग बेलोचदार है उन्हें सार्वजनिक सेवा के उद्योग घोषित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जिन उद्योगों में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हें भी सार्वजनिक सेवा वाले उद्योग घोषित किया जाना चाहिए। चौथा है विदेशी व्यापार में महत्व। मांग की लोच की धारणा विदेशी व्यापार की नीतियों का निर्माण करने के संबंध में भी महत्वपूर्ण है।
इस धारणा की सहायता से यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश की वस्तुओं से किस दर पर बदला जाना चाहिए। यदि हमारे देश में उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मांग बेलोचदार है तो हम अपनी वस्तुओं का अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं, यदि हमारे देश में उनकी मांग बेलोचदार है तो हमें उनके लिए अधिक मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। पांचवा है परिवहन उद्योग में महत्व। परिवहन या यातायात भाड़े की दर निर्धारित करते समय मांग की लोच को ध्यान में रखा जाता है। जैसे यदि वस्तु की यातायात की मांग लोचदार है तो भाड़े की दर कम रखी जाएगी, और यदि मांग बेलोचदार है तो भाड़े की दर ऊंची निर्धारित की जाएगी। इस प्रकार से परिवहन उद्योग में भी इसका महत्व है। छठवां है साधनों के आवंटन में सहायक। मांग की लोच की धारणा उत्पादन के साधनों के आवंटन में भी सहायक होती है। एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में संपूर्ण उत्पादन कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण मांग की लोच के आधार पर किया जाता है। जिन वस्तुओं की मांग बेलोचदार है उनके उत्पादन के लिए अधिक साधनों का आवंटन किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उत्पादक इनका अधिक उत्पादन कर सकेगा और परिणाम स्वरूप अपनी बिक्री को बढ़ाकर अधिक लाभ कमा सकेगा। सातवां है विनिमय दर के निर्धारण में सहायक। जब एक देश की सरकार को अपनी मुद्रा का मूल्य विश्व के अन्य देशों की मुद्रा के संदर्भ में निश्चित करना पड़ता है तो मांग की लोच की सहायता ली जाती है। जिन देशों के लिए हमारे देश की मुद्रा की मांग बेलोचदार होती है, उन देशों की मुद्रा के साथ अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर ऊंची रखी जाती है। जिन देशों के लिए हमारे देश की मुद्रा की मांग अधिक लोचदार होती है, उन देशों की मुद्रा के साथ अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर नीची रखी जाती है। इसके अतिरिक्त जब एक देश को अपनी मुद्रा के अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन के बारे में निर्णय लेना होता है तो मांग की लोच काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 8 है संपन्नता के बीच निर्धनता के विरोधाभास की व्याख्या। मांग की लोच की धारणा हमें यह समझाने में सहायता प्रदान करती है कि संपन्नता के बीच निर्धनता कैसी बनी रहती है। यदि किसी वस्तु की मांग बेलोचदार है तो उसके अधिक उत्पादन होने पर उसके मूल्य में कमी हो जाती है। अतः वस्तु के अधिक उत्पादन होने पर भी मूल्य में कमी होने के कारण गरीबी बनी रहती है। ऐसी स्थिति शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के संबंध में लागू होती है। इसलिए सरकार कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने पर इसके मूल्य में कमी होने की संभावना पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए समर्थन मूल्य की विशेष व्यवस्था करती है। इसका हम देखते हैं मांग के नियम तथा मांग की लोच में क्या अंतर है। तो इसमें दो ही अंतर है। पहला है मांग का नियम, दूसरा है मांग की लोच। पहला मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत और इसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अन्य बातें समान रहने का मतलब है उपभोक्ता की आय, फैशन, रुचि और आदत स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग की लोच, वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में जिस दर में परिवर्तन आता है उसे मांग की लोच कहते हैं। दूसरा मांग का नियम मांग में परिवर्तन की दिशा को बताता है, जबकि मांग की लोच मांग में परिवर्तन की मात्रा को बताती है। तो इस प्रकार से दो अंतर है मांग के नियम तथा मांग की लोच में। यहाँ पर बेलोचदार मांग का अर्थ है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में वस्तु की मांग में कम अनुपात में परिवर्तन होता है
तो वस्तु की मांग बेलोचदार कहलाती है। जैसे यदि वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में केवल 5% की कमी आती है तो मांग में बेलोचदार या लोचदार इकाई से कम होगी। अनिवार्य आवश्यकता वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। और लोचदार मांग का मतलब होता है जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग लोचदार मांग कहलाती है। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में 25% की कमी हो जाती है तो मांग की लोच लोचदार कही जाएगी। आरामदायक आवश्यकता की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है वो समाप्त हुआ, जिसमें हम अलग अलग विषय के बारे में अध्ययन किए हैं।